देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार का जो नाम सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला है। तमाम सियासी हलचल और कयासों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया। रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान पर सबका चौंकना लाजमी है। क्या है बीजेपी के नए राम की पूरी कहानी? कैसी है उनकी शख्सियत? कैसे एक छोटे से गांव का एक बच्चा देश का पहला नागरिक बनने जा रहा है, ये आपको बताते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। रामनाथ कोविंद जब भी दिल्ली आए होंगे तो किसी ने उनके ऐसे स्वागत की तस्वीरें नहीं देखी होंगी। एयरपोर्ट पर दिल्ली में मौजूद हर बड़ा बीजेपी का नेता और मोदी सरकार के मंत्री हाथों में गुलदस्ते लिए कोविंद की अगवानी के लिए लाइन में लगे हुए थे। पीएम मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी रामनाथ कोविंद का गर्मजोशी से दिल्ली में स्वागत किया। इससे पहले शायद ही कभी कोई जानता था कि रामनाथ कोविंद का नाम देश के सबसे सर्वोच्च पद के लिए चुना जा रहा है। यही रामनाथ कोविंद अब देश के पहले नागरिक बनने जा रहे हैं। रायसीना की पहाड़ियों पर 350 कमरे वाले इस विशालकाय राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने जा रहे हैं कोविंद। भले ही वो अभी बिहार के राज्यपाल हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान पर सबका चौंकना लाजमी है। क्या है कोविंद की पूरी कहानी? कैसी है उनकी शख्सियत? कैसे एक छोटे से गांव के बेहद साधारण परिवेश में पला एक बच्चा आज देश का पहला नागरिक बनने जा रहा है? कानपुर देहात के इस गांव में खुशी का माहौल है। गीत लिखे जा रहे हैं, संगीत की लहरी गूंज रही है। गांव वालों का सीना गर्व से चौड़ा है। यह गांव है परौख, एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का पैतृक गांव। कानपुर के इस छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक का सफर करने वाले 72 साल के रामनाथ का जन्म कानपुर देहात के परौख गांव के दलित परिवार में हुआ था। रामनाथ कोविंद के पिता मैकूलाल गरीब किसान थे। गांव के ही एक प्राचीन मंदिर में पूजा पाठ करते थे। रामनाथ कोविंद का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद रामनाथ कोविंद के पिता ने पढ़ाई लिखाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 5 भाइयों में सबसे छोटे रामनाथ पढ़ाई में काफी तेज थे। गांव के लोग बताते हैं कि रामनाथ कोविंद घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। ये वो घर है जिसमें रामनाथ का बचपन बीता। पहले यह खपरेल का बना हुआ छोटा सा घर था, लेकिन अब यह बारात घर है। इसे बाद में रामनाथ कोविंद ने गांव वालों के लिए बारात घर बनवाने के लिए दान में दे दिया था। खपरेल का था? हाँ, छपरा मट्टी का, और ये दरबारा इधर था। तो जब वो बने तो उन्होंने दान कर दिया। ये देखिए लगा हुआ है। अच्छा, ये इसको मिलन केंद्र के उसमें? हाँ, मिलन केंद्र में दान कर दिया। अब इसमें सार्वजनिक काम होते हैं, कोई सरकारी अधिकारी का सब। रामनाथ कोविंद का बचपन संघर्षों में बीता। उन्हें पढ़ाई के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। रामनाथ कोविंद की 5वीं तक की पढ़ाई कानपुर के संदलपुर ब्लॉक के खानपुर गांव से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथ घर से 8 किलोमीटर दूर प्रयागपुर दिलवल जाने लगे। रोज 16 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 8वीं के बाद कानपुर चले आए। कानपुर के बीएनएसडी शिक्षा निकेतन से रामनाथ कोविंद ने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर कानपुर के ही डीएवी लॉ कॉलेज से बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की। कानपुर से पढ़ाई करके रामनाथ कोविंद सिविल सर्विस की तैयारी के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली में रहकर उन्होंने आईएएस की परीक्षा की तैयारी की।
तीसरे प्रयास में रामनाथ का सिलेक्शन अलॉयड सर्विस में हुआ। IAS की परीक्षा में पास हुए, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस की नौकरी ठुकराकर वकालत को पेशा बनाने का फैसला किया। ये गांव आपको आम गांव की तरह दिखाई देगा, नीम के पेड़ भी हैं, खेत भी हैं, और लेकिन अब इस गांव का एक लड़का जो यहाँ पे पैदा हुआ वो राष्ट्रपति पद का उसको कैंडिडेट बनाया है NDA में। तो आप देखेंगे बहुत जश्न का माहौल भी आपको पूरे गांव में दिखाई देगा। वो हमारे गांव के बहुत मेधावी छात्र थे, अच्छे पढ़े लिखे में थे। यहाँ परौक में पढ़े, परौक के बाद खानपुर, खानपुर के बाद वो कानपुर चले गए। कानपुर में उनकी शिक्षा इंटर और डिग्री जो है वहाँ से प्राप्त की। तो हमारे तो गांव के हैं, हमारे साथ के हैं, हम लोगों का राजनीतिक जीवन एक साथ शुरुआत हुआ, तो इतनी खुशी है कि मेरा तो शरीर का एक एक रोम खड़ा है प्रसन्नता की वजह से। हम आपको व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों से। कानपुर के छोटे से गांव परौक से निकले रामनाथ कोविंद का सियासी करियर काफी चौंकाने वाला रहा है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो रामनाथ कोविंद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए। यहीं से वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में आए। 1977 से 1979 तक 2 साल वो केंद्र सरकार के वकील रहे। रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 16 साल तक वकालत की। 1980 से 1993 तक केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल थे। रामनाथ कोविंद ने पहला चुनाव 1990 में घाटमपुर लोकसभा सीट से लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गए। 1994 में बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को पहली बार राज्यसभा का सदस्य बनाया। 2000 में उन्हें दूसरी बार राज्यसभा भेजा गया। 1998 से 2002 तक रामनाथ कोविंद बीजेपी के दलित मोर्चा और कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे। 2007 में रामनाथ कोविंद ने भोगनीपुर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। कई भाषाओं के जानकार और अंग्रेजी में अच्छी पकड़ रखने वाले रामनाथ कोविंद ने 2002 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित किया। 8 अगस्त 2015 को मोदी सरकार ने रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल बनाया। फिलहाल वो इस पद पर बने हुए हैं। रामनाथ कोविंद और उनके परिवार की सादगी ऐसी है कि उनके भाई प्यारेलाल आज भी परचून की दुकान चलाते हैं। बिल्कुल हमारे साथ का, हमारे हाथ का, हमारे जेब का, अपने जो है साथ खेलने उलने वालों का, इस तरह से बहुत ही अच्छे। व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा है, पर्सनालिटी उनकी तो कहने लाजवाब है, और जिस तरह से उनको चुना गया वो इस पद के लिए माने बहुत ही अच्छे व्यक्तियों में थे। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर रामनाथ कोविंद के नाम आने की किसी को उम्मीद नहीं थी। उनके गांव में इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शांत, सौम्य, सबके चहेते और राजनीतिक रूप से अनुभवी रामनाथ कोविंद के प्रति अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उनके गांव वालों ने बीती रात दीपावली की तरह उनके घर को रोशन किया। मोमबत्तियां जलाई, पूरा गांव इस मौके पर शरीक हुआ। इंडिया टीवी के लिए कानपुर से संदीप शर्मा के साथ परौक गांव से रुचि कुमार की रिपोर्ट। रायसीना हिल्स के 300 कमरों वाले विशाल राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद की एंट्री तय है। राष्ट्रपति चुनाव के गणित की बात करें तो आंकड़ा पूरी तरह से एनडीए उम्मीदवार यानी कोविंद के पक्ष में है। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इस तुरुप के इक्के के सामने विपक्ष चारों खाने चित हो चुका है। बीते 2 महीने से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कई नामों की चर्चा थी, लेकिन जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार का ऐलान किया तो सभी चौंक गए। एक गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर दलित परिवार के बैकग्राउंड के साथ इतने ऊंचे मकाम पर रामनाथ जी सार्वजनिक जीवन पर पहुंचे हैं, और हमने आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ जी का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है। तो एनडीए के सभी साथी दलों की ओर से श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान पर सबका चौंकना लाजमी है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को जानने वाले ये मानते हैं कि जब बड़े फैसलों की बात आती है तो देश को चौंकाना उनकी आदत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया, और सामने आया नाम
बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद का। अब सरकार और उसके सहयोगी दल खुश हैं और विपक्ष के कई दल इस दबाव में कि विरोध करें तो भला कैसे। 2 साल पहले राज्यपाल बनाकर बिहार भेजे गए बीजेपी नेता रामनाथ कोविंद ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पद पर बड़े बड़े नेताओं की नजर हो, उसके लिए यूं अचानक उनके नाम पर पीएम मोदी की मुहर लग जाएगी। बीजेपी की राजनीति का तकाजा कहिए, प्रधानमंत्री मोदी की पसंद कहिए, रामनाथ कोविंद का दलित होना कहिए या फिर उनकी किस्मत, कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। एक दलित को उत्तर प्रदेश के गांवों में पले हुए एक अत्यंत गरीब परिवार के व्यक्ति को यह सम्मान देना वास्तव में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का तो सम्मान है ही, साथ साथ इस देश के दलित समुदाय को सर्वोच्च सम्मान भी है। इनके दलित होने के नाते इनके प्रति हमारी पार्टी का स्टैंड नकारात्मक तो नहीं हो सकता है, अर्थात सकारात्मक ही रहेगा, बशर्ते यदि विपक्ष ने या विपक्ष से इस पद के लिए अन्य कोई दलित वर्ग का इनसे अधिक लोकप्रिय व काबिल उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं उतरता है। आपको बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद का पलड़ा क्यों भारी है। अगर हम राष्ट्रपति चुनाव में कुल इलेक्टोरल वोट की कीमत की बात करें तो संसद के वोट की कीमत है 5,55,072, जबकि विधानसभाओं के वोट की कीमत है 5,49,474। मतलब कुल वोट की कीमत हो गई 11,04,546। ऐसे में जीत के लिए जरूरी है 5,52,274 इलेक्टोरल वोट। अब अगर एनडीए के वोट की कीमत की बात करें तो यह है कुल 5,37,683, यानी कुल इलेक्टोरल वोट का 48.64%। यूपीए के वोट की कीमत है 3,91,739, यानी 35.47%। कुछ दूसरे दलों का एनडीए को समर्थन है, जिसमें टीआरएस के 2%, जबकि वाईएसआर कांग्रेस के 2% वोट है, यानी एनडीए के समर्थन में कुल वोट एनडीए प्लस टीआरएस प्लस वाईएसआर कांग्रेस का कुल वोट 53% के करीब हो जाता है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए। एनडीए के प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो श्री रामनाथ कोविंद जी है, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है। उनका रिक्वेस्ट को नज़र में रखते हुए हमारे पार्टी सीनियर लीडर से मशवरा लेने के बाद हमने एनडीए को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। आंकड़ों के लिहाज से रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय है, लेकिन कोविंद की उम्मीदवारी को विपक्ष बीजेपी का एक तरफा फैसला बता रही है। सब लोग हम जब बैठेंगे 22 तारीख को सभी विपक्षी दलों के नेता श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, तो उस वक्त जिसको अपोज करना होगा अपोज करेगा, सपोर्ट करना होगा सपोर्ट करना करेगा, या जो भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति चुनना होगा उस पर आम सहमति बनाने का प्रयास करेगा। तो सलाह मशवरा का गुंजाइश तो छोड़ा नहीं। उन्हीं का प्रस्ताव था कि पहले कि वो जब तय करेंगे फिर वापस आएंगे विपक्ष के पास सलाह मशवरा करने। अब विपक्ष के पास वापस नहीं आए, घोषणा कर दी उन्होंने। 23 जून को रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन भरेंगे। इस बीच एनडीए के दलित उम्मीदवार की काट के लिए यूपीए की तरफ से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के नाम की चर्चा है, लेकिन 22 जून को विपक्षी दल आपस में मिलकर एनडीए के उम्मीदवार पर अपना फैसला लेंगे कि आखिर उन्हें करना क्या है। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।